नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी से मिले फकीर राम टमटा। शासकीय आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। गंगोली हाट से विधायक है फकीर राम टमटा। क्षेत्र विकास के मुद्दों पर हुई बातचीत। वहीं आपको बताते चले, गंगोली हाट से विधायक है फकीर राम टमटा, जहां उन्होंने सीएम से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गंगोली हाट में विधायक फकीर राम टमटा ने शासकीय आवास में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं भी हुई हैं। विधायक टमटा ने मुख्यमंत्री और गंगोली हाट क्षेत्र में समस्याओं और विकास कार्यों से अवगत कराया गया। बताया जा रहा है कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि शासकीय आवास पर यह शिष्टाचार भेंट की गई है, जहां आपको बता दें कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है, जिससे राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी से मिले फकीर राम टमटा, जहां इनकी मुलाकात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो है तेज हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गंगोली हाट के विधायक फकीर राम टमटा ने शासकीय आवास में शिष्टाचार भेंट किए। इन दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं भी हुई। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके शासकीय आवास पर जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहन सिंह महरा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक महरा ने मुख्यमंत्री को जागेश्वर क्षेत्र की जनता की ओर से विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन विभाग से संबंधित प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। तो वहीं उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद सियासी गलियारों में संभावित कैबिनेट विस्तार की अटकलें और तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही इस विषय पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और संगठन जल्द ही इस परिस्थिति पर स्पष्ट करेगा। वहीं आपको बता दें कि नवीन ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट में कौन शामिल होंगे और कब विस्तार होगा, ये जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। हमें थोड़ा समय देना चाहिए। पार्टी इस पर गंभीरता से मंथन कर रही है। तो वही आपको बताते चले, कैबिनेट विस्तार पर यह अहम चर्चा, जहां धामी के दौरे पर यह अटकलें जो है विस्तार को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वही आपको बता दें, बीजेपी जल्द लेगी फैसला, जहां धामी के दौरे पर यह अटकलें तेज होती हुई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में अटकलें अब तेज हो रही हैं। बीजेपी जल्द लेगी फैसला। लगातार मंथन चल रहा है, लगातार फीडबैक संगठन से भी लिया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत शीघ्र जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है उत्तराखंड में होगा। आपको बता दें, बीजेपी जल्द लेगी फैसला। साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी के दौरे से अटकलें अब तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की जो ये चर्चाएं हैं अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी के दौरे के बाद ये अटकलें तेज, जहां थोड़ा इंतजार करे, ये बीजेपी की ओर से जो है जवाब सामने आया, जहां धामी दौरे को लेकर ये अटकलें तेज, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में अटकलें अब और चर्चाएं अब तेज होती नजर आ रही है। तो वही बीजेपी की ओर से जवाब भी सामने आया है, जहां आपको बता दें विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब चर्चाएं जो है तेज हो चुकी हैं। सीएम धामी के दौरे के बाद ये अटकलें तेज, जहां
आपको बता दें, विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही है और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद सियासी गलियारों में संभावित कैबिनेट विस्तार की अटकलें और तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही इस विषय में अपना रुख साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और संगठन जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेगा। नवीन ठाकुर ने कहा, कैबिनेट में विस्तार को लेकर जल्दी तो वह उत्तराखंड सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अल्मोड़ा में लमगड़ा विकासखंड में रीप योजना के अंतर्गत ये पहल शुरू की गई। रीप योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के विशेष अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अल्मोड़ा में केलमगढ़ा विकास खंड में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्केटिंग के लिए जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। तो वही खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन में गंभीर दुष्प्रभाव मध्य हिमालय क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में एक निजी कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने केंद्र सरकार से अपील की कि राज्यों के साथ समन्वय बनाकर मध्य हिमालय के लिए एक विशेष राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया और ये सारे मध्य हिमालय की व्यथा है कि आज जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इस हिमालयी क्षेत्र को, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सम्मिलित है, उनको झेलना पड़ रहा है। एक इस मध्य हिमालय के लिए पृथक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से सुस्त दिख रही कांग्रेस इन दिनों फिर से सक्रिय और आक्रामक नजर आ रही है। पार्टी के तमाम नेता एक मंच पर आकर मुखर होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। 26 अगस्त को उत्तराखंड कांग्रेस ने सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में इकट्ठा होकर राजभवन का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस अब आपसी मतभेद को दूर कर एकजुट होकर सड़क पर उतरने की रणनीति अपना रही है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। तो वह उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। इस बयान को लेकर बीजेपी ने लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत से तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं महंत दिलीप सिंह रावत का कहना है कि हरक सिंह रावत राजनीति में नॉन सीरियल व्यक्ति है। तो वहीं उन्होंने कहा कि ये घटना 5 साल पहले हुई थी, तब हरक सिंह ने कई, आपको बता दें, प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, ये उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा कि रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं। मैं साफ कह रहा हूं कि वे राजनीति के लिए गंभीर नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है और राजनीतिक विशेषज्ञ इस मुद्दे को आगामी चुनाव के दोनों दलों की रणनीति पर असर डालने वाला मान रहे हैं।
उनसे निवेदन ये करूंगा कि पहले जब 5 साल पहले ये घटना हुई थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तब क्या उन पे नैतिकता नहीं थी? और मैं समझता हूं कि देखिए वो नॉन सीरियस, राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। और आप अगर उनके 10-15 सालों के स्टेटमेंट को लेओगे तो रात को वो कुछ कहते हैं, सुबह लेके कुछ कहते हैं, और कब निष्ठा बदल दें, कब अपने विचार बदल दें और कब हाथ जोड़ दें, ये उनके नेचर का कोई पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूं कि वो नॉन सीरियस राजनीतिक हैं और जनता भी समझती है कि वो उनकी बातों का कोई गंभीरता लेता नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को राज्य से जड़ से मिटाने की कसम खाई है। तो वहीं इस पर बीजेपी की नेत्री और हरक सिंह रावत के पुत्र वधू अनुकीर्ति रावत ने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत होकर बीजेपी में शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता है और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी के लिए बयान भी दे रहे हैं। तो वही आपको बताते चले, उत्तराखंड की राजनीति में एक गर्माहट देखने को मिली, जहां हरक सिंह रावत का ये विवादित बयान, तो वहीं बीजेपी को मिटाने का ऐलान को लेकर आपको बता दें ये विवादित बयान जो है सामने आया है। वहीं उनकी पुत्रवधू अनुकीर्ति का बीजेपी को समर्थन देना आपको बता दें, जहां वो कहती हैं कि बीजेपी से वो आपको बता दें कि उनका समर्थन है, साथ ही विचारों से वो प्रभावित भी हैं। उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट जो है देखने को मिल रही है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को राज्य से जड़ से मिटाने की कसम खाई है। तो वहीं इस पर बीजेपी की नेत्री और हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकीर्ति रावत ने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता है और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी के लिए बयान भी दे रहे हैं। तो वही उनका ये बयान जो है सामने आया है अनुकीर्ति का, जहां आपको बता दें अनुकीर्ति का बीजेपी को ये समर्थन देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें हरक सिंह रावत का ये विवादित बयान, जिसके चलते आपको बता दें बीजेपी को मिटाने का ऐलान कर उन्होंने ये विवादित बयान जो दिया, जो अभी चर्चाओं में भी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर ऑलरेडी, माननीय भट्ट जी ने ऑलरेडी इस पर अपनी टिप्पणी करी है और मैं सोचती हूँ कि ठीक है, हमारे प्रदेश के बड़े नेता इस पर ऑलरेडी अपना विचार रख चुके हैं, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय तो मैं खुद ही राजनीति में नहीं थी। उसका संज्ञान जो है या इस परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो ऑफिशियल बयान उनका आया है, मैं सोचती हूँ ऑलरेडी इस पर वो दे चुके हैं। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के तहत बीजेपी को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कड़ा हमला किया है। उन्होंने हरक सिंह रावत को बीजेपी से निष्कासित व्यक्ति बताते हुए कहा कि उनकी ये बयानबाजी पार्टी के खिलाफ दुखद और चिंताजनक है। खजान दास ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम कर रहे हैं हरक सिंह रावत। तो वहीं बीजेपी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से चलती है। हरक सिंह रावत को मनोचिकित्सक की जरूरत है और उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, तो उन्होंने ये भी कहा। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को मनोचिकित्सक की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि हरक सिंह रावत के विवादित बयान के बाद ये चर्चाएं जो हैं तेज होती नजर आ रही है, जहां आपको बता दें हरक सिंह रावत पर यह विवादित बयान, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के तहत बीजेपी को लेकर दिए विवादित बयानों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कड़ा हमला किया है। उन्होंने हरक सिंह रावत को बीजेपी से निष्कासित व्यक्ति बताते हुए कहा कि उनकी ये बयानबाजी पार्टी के खिलाफ दुखद और चिंताजनक है। खजान दास ने कहा कि जिस थाली में वो खाते हैं उसी में छेद करने का काम कर रहे हरक सिंह रावत। बीजेपी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से चलती है। हरक सिंह रावत को मनोचिकित्सक की जरूरत है और उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है और जिस तरह से
बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया है, ऐसे शब्द उन्हीं को मुबारक हो। तो वही खबर केदारनाथ से है, जहां तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक 1 लाख से अधिक यात्री तुंगनाथ में दर्शन कर चुके हैं, जो बीते वर्षों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो वहीं समुद्र तल से करीब 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को चोपता से लगभग 3.5 किमी की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन श्रद्धा के आगे ये दूरी भी छोटी लग रही है। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय व्यापारियों ने भी दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या पर हर्ष जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी महीनों में ये संख्या और बढ़ेगी। तो वहीं देहरादून में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों और सड़क चौड़ीकरण के कारण राजधानी की हरी भरी आबोहवा प्रभावित हो गई है। चाहे दिल्ली देहरादून 4 लेन हाईवे का मामला हो या शास्त्रधारा सड़क चौड़ीकरण या अन्य अतिरिक्त सड़क निर्माण, इन कार्यों के लिए कई हरे भरे पेड़ों का कटान किया गया। हालांकि हर वर्ष हरेला पर लाखों पौधे लगाए जाते हैं, फिर भी शहर की हरी भरी छवि पहले जैसी नहीं रही। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इस वर्ष नगर निगम के तहत करीब 1 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं। आगे ग्रीनिंग पॉलिसी के तहत निगम ने 3 साल की कार्य योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत शहर के विभिन्न हिस्सों में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। निगम का उद्देश्य है कि देहरादून को और अधिक ग्रीन बनाया जाए। नगर निगम के द्वारा अभी हरेला के अवसर पर भी हरित पखवाड़ा आयोजित करते हुए 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में। और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने ये टारगेट लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कि हम जो क्षेत्रफल है ग्रीन कवर में उसको बढ़ाएंगे। और उसको हमने समयबद्ध तरीके से 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड चिन्हित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो वहीं देहरादून मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के मद्देनजर 25 अगस्त सोमवार को देहरादून जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार जनपद देहरादून में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश का फैसला लिया है। प्रशासन ने लोगों को भी सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के नलूनमा में भूस्खलन के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। लगातार हो रही भूस्खलन की घटनाओं के कारण मार्ग को साफ करने का कार्य बाधित हो रहा है, जिससे हाईवे को पूरी तरह सुचारू करने में समय लग रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में बैरिगेटिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस और सीमा सड़क संगठन के जवान मौके पर मौजूद हैं और मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है।
तो वही खबर बागेश्वर से है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के मद्देनजर सोमवार को भी आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार जनपद देहरादून में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अवकाश का फैसला किया है। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के सुंदरवर्ती मोरी क्षेत्र में खरसाड़ी के पास अचानक पहाड़ी से मलबा और पेड़ों की बरसात शुरू हो गई। वहीं इस कारण भद्रासू के पास सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को तैनात किया है। वहीं लोगों से अपील भी की गई है कि वह फिलहाल इस मार्ग का इस्तेमाल न करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मलबा हटाने और सड़क को यातायात के लिए खोलने का कार्य जारी है। तो वह उत्तरकाशी में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे हर्षिल क्षेत्र में मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हर्षिल स्थित तेलगाड़ गदेरा एक बार फिर उफान पर है। कुछ दिनों पहले इसी गदेरा ने सेना से के बेस कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया था। प्रशासन और सेना को सतर्क रहने और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं हरिद्वार के पिरान कलियर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। प्रेमिका को उसके बॉयफ्रेंड ने मिलने के बहाने बंद स्कूल में बुलाया, जहां उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 4 आरोपियों हिमांशु सैनी, रजत नीरज और अनीश अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5वां आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं रुड़की में स्मार्ट मीटर को लेकर किसानों और स्थानीय अधिकारियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। नगर पंचायत इमली खेड़ा के अध्यक्ष मनोज कुमार सैनी ने किसानों के समर्थन में खड़े होकर कहा कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी सूरत में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। मनोज सैनी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया तो 2027 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने नगर निगम पार्षद रमेश जोशी के बिल का हवाला देते हुए बताया कि 1 माह का स्मार्ट मीटर बिल 1,07,000 रुपए से अधिक आया, जो आम जनता की पहुंच से बाहर है। सैनी ने कहा कि स्मार्ट मीटर का ट्रायल पहले सरकारी संस्थाओं और औद्योगिक इकाइयों में होना चाहिए, ताकि वास्तविकता का अंदाजा लगाया जा सके। अन्यथा ये मीटर जनता के लिए परेशानी और अधिकारियों के लिए अवैध कमाई का जरिया बन सकते हैं। जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, अभी ग्रामीण परिवेश वाली नगर पंचायत है हमारी, और मैं नहीं चाहूँगा कि अभी यहाँ पे कोई स्मार्ट मीटर लगाया जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से हर महीने आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी जाके आपको बिल हर महीने जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है उस तरीके से। गरीब किसान है तो किसान बिल कब जमा करता है? जब गन्ने की फसल होगी या गेहूं की फसल बेच के तब बिल जमा करता है। लेकिन यहाँ स्मार्ट मीटर में तो हर महीने आपको देना ही पड़ेगा। रिचार्ज होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी रुड़की में एक अपने पार्षद जी हैं, उन्होंने अपने घर पे ये स्मार्ट मीटर लगवाया था। उनका बिल देखिए 1,07,500 समथिंग इतना बिल आया, 575 रुपये 1 महीने का। तो वहीं हल्द्वानी के गोलापार में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर एक बस से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार युवक सीधे बस के अंदर फंस गया। युवक को बाहर निकालने के लिए बस और स्कूटी के पार्ट्स को कट करना पड़ा। वहीं लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।